हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव का प्रोपोगेशन वेलोसिटी इन द मीडियम देखेंगे। मीडियम मींस वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। यहाँ पे न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ वेव, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए हम लोगों को एक जनरल फार्मूला दिया। वह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि जब भी किसी भी मीडियम में वेव मूव करती है, प्रोपोगेट करती है, आगे की ओर बढ़ती है, यह सारी की सारी मूविंग वेव के लिए, सारी की सारी प्रोग्रेसिव वेव के लिए, ये यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है वो प्रोग्रेसिव वेव के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेव इन द मीडियम। मीडियम क्या है? सॉलिड भी है, लिक्विड और गैस। इन तीनों के लिए उन्होंने मींस न्यूटन ने जनरल फॉर्मूला दिया। वो है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, वेयर ई इज व्हाट? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। या इसको हम लोग इलास्टिसिटी कांस्टेंट के रूप में भी जानते हैं, ई। एंड उन्होंने ये भी कहा कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यहां पे डेंसिटी को d से लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में इस डेंसिटी को रो से लिया गया है। d ले ले या रो ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह d इज डेंसिटी, d इज डेंसिटी। तो उन्होंने ये कहा कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ मीडियम इज इक्वल टू अंडर रूट e बाई d। क्यों? कि यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी यहां साइन हटाने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के बाद कांस्टेंट आएगा k, उसकी वैल्यू यहां पे 1 है। उन्होंने एक जनरल फार्मूला दिया, v इज इक्वल टू e बाई d। उन्होंने किस? न्यूटन ने। इसको न्यूटन्स फार्मूले के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो यहां पे गैस को छोड़कर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए यह फार्मूला सही है। This formula holds good for liquids and solids। मतलब लिक्विड और सॉलिड में से जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव का प्रोपोगेशन होता है तो उस केस में किसी भी सॉलिड की इलास्टिसिटी कांस्टेंट एंड सॉलिड की डेंसिटी लेने पर मैथमेटिकली जो वैल्यू आ रही है वह उस सॉलिड के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करती है। अगर हम आयरन मटेरियल में से साउंड को पास कराते हैं और उस आयरन मटेरियल में साउंड की वेलोसिटी को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, तो वह वैल्यू इस फॉर्मूले में आयरन की ई मींस इलास्टिसिटी कांस्टेंट, जिसको हम यंग्स मॉडुलस के रूप में रखने पर और आयरन की डेंसिटी रखने पर जो वेलोसिटी आती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करती है। लिक्विड के साथ भी ऐसा ही है। मतलब लिक्विड अगर कोई ले ले, अगर H2O ले लेते हैं, H2O में से हम साउंड को प्रोपोगेट कराते हैं, पास कराते हैं, और H2O की E और H2O की D रख के हम लोग उसकी वेलोसिटी पता करते हैं, H2O के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड पता करते हैं, तो वह थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करती है। देयर आर सो मेनी सेटअप्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ साउंड वेव इन द डिफरेंट मीडियम्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता कर सकते हैं। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस फॉर्मूले में रखे गए ई और डी के साथ मैच करती है तब कह सकते हैं कि दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। सो बेसिकली दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, बट इट इज नॉट होल्ड गुड फॉर द गैसियस मीडियम। एयर हमारा गैसियस मीडियम है, या गैसियस मीडियम के लिए फॉर्मूला एग्जैक्टली एप्लीकेबल या करेक्ट नहीं है। क्या क्या मॉडिफिकेशन है उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं फॉर सॉलिड्स। फॉर सॉलिड्स में E की वैल्यू है यंग्स मॉडुलस के बराबर, Y दैट इज यंग्स मॉडुलस। आप लोगों ने इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस पढ़ा होगा। इट इज रेशियो ऑफ Y, आप लोगों ने पढ़ा है, इट इज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल या टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहां पे Y पढ़ा है आप लोगों ने, स्ट्रेस कौन सा? टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द longitudinal
स्ट्रेन। ये सॉलिड्स के लिए है, तो सॉलिड के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेव, इसके लिए ले रहे हैं सॉलिड के लिए, यह वैल्यू आती है हम लोगों के पास अंडर रूट वाई बाई डी। सॉलिड के लिए यह फॉर्मूला हम लोग को मिल रहा है वाई बाई डी के रूप में, और लिक्विड्स के लिए फॉर लिक्विड्स ई की वैल्यू हम लोग लेते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, तो यहां पे लिक्विड्स के लिए इलास्टिसिटी कांस्टेंट और कोफिशिएंट ई इज इक्वल टू है बल्क मॉडुलस के बराबर, और बल्क मॉडुलस V से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस दैट इज डेल्टा P टू द क्यूबिकल स्ट्रेन। सो बेसिकली बल्क मॉडुलस हम लोग को मिला है डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, या बल्क मॉडुलस B की वैल्यू होती है V डेल्टा P बाई डेल्टा V। This is the bulk modulus for liquid or volumic body। जिसके पास वॉल्यूम है उसके लिए हम बल्क मॉडुलस लेंगे। तो यहां पे हम लोगों को वेलोसिटी इन लिक्विड मिल रही है, दैट इज V इन लिक्विड इज इक्वल टू अंडर रूट B बाई D। ये सब कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, ट्रांसवर्सल वेव के लिए नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। But this formula does not hold good for the gaseous medium, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, एयर, जो गैसियस मीडियम है उसके लिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअली जब इस फॉर्मूले में E और D की वैल्यू ऑफ द गैस पुट की गई तो वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं की। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वह थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, इससे इस फॉर्मूले से। तो अब यहां पे हम लोगों को एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी गैस किसी मीडियम से प्रोपोगेट कर रही है, पास कर रही है, और वह मीडियम अगर गैसियस मीडियम है तो उसमें किस तरीके का चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार वह चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस वाला है। आइसोथर्मल प्रोसेस के कारण उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वह आया V इज इक्वल टू अंडर रूट P बाई D, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में E ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए E ऑफ गैस है P के बराबर। तो इस फॉर्मूले में जब हम लोगों ने अप्लाइड प्रेशर और द गैसियस मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम रख के वेलोसिटी फाइंड आउट की, थ्योरेटिकली वेलोसिटी फाइंड आउट की, तो वह वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से थोड़ी सी कम आई। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ इसको मैच कराने के लिए इसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में चीज होनी चाहिए। तो यहां पे लाप्लास साहब ने एक करेक्शन दिया। लाप्लास ने यह कहा कि व्हेनेवर गैसियस मीडियम में साउंड वेव प्रोपोगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन, तो कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन के टाइम में जो भी हीट प्रोड्यूस्ड या हीट एब्जॉर्ब होती है, बेसिकली एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन हीट प्रोड्यूस होती है एंड एट द टाइम ऑफ रेरिफिकेशन वही हीट एब्जॉर्ब होती है। एक लिमिटेड अमाउंट के मीडियम, गैसियस मीडियम में जब कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन फॉर्म होता है तो हीट प्रोड्यूस एंड हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यह इतनी तेज होती है कि बाहर से वह हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर पाती है। तो बाहर से अगर हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में जिस प्रोसेस के थ्रू गैस में साउंड वेव मूव कर रही है वह प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां पे उन्होंने ये कहा कि व्हेनेवर गैसियस मीडियम में वेव प्रोपोगेट करती हैं तो इंस्टीड ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस की इलास्टिसिटी ऑफ गैस E of gas for adiabatic process is gamma times P. There gamma is what? Gamma is Cp to the Cv. ये Cp और Cv का रेशियो है जो आप लोगों ने मोलर स्पेसिफिक हीट में पढ़ रखा है। Cp is the specific heat of the gas at constant pressure and Cv is the
स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि मोनो डैश ट्राई एटॉमिक के लिए सीपी और सीवी अलग अलग होती है, इसीलिए उसका रेशियो भी डिफरेंट होता है। और एक बात और, सीपी इज मोर देन सीवी, सीपी सीवी से बड़ा है तो यह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी मोनो डाई ट्राई या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। और यहां पे आप लोगों ने मेयर्स फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दिस इज आल्सो नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। तो अब ये भी देख लें हम लोग कि आइसोथर्मल प्रोसेस में P है एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा P है, ये आया कैसे? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ रखा है PV इज इक्वल टू RT। RT या nRT 1 मोल गैस है, T कांस्टेंट है, T इज व्हाट? कांस्टेंट। अगर T कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू हम लोगों को मिला कांस्टेंट। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू 0। इसको दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस V डेल्टा P। यहां पे हम लोग को लेके आना है V डेल्टा P बाई डेल्टा V, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू माइनस V डेल्टा P बाई डेल्टा V। दिस इज द what? This V delta P by delta V is bulk modulus in isothermal process. So P magnitude wise P is equal to हम लोगों को मिल रहा है यहां पे bulk modulus of gas in isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू ये मिला, और ये वाला टर्म हमारे पास है बल्क मॉडुलस P। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होता मींस अगर साउंड किसी गैसियस मीडियम से पास करते समय टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता और बाहर से हीट एनर्जी का एक्सचेंज करता, तो उस केस में हम लोगों को फार्मूला मिलता V इज इक्वल टू P बाई D, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच कराने के लिए इस P के साथ कुछ अटैच होना चाहिए, ऐसा लाप्लास ने सोचा, और इसके लिए ही उन्होंने कहा कि whenever the sound wave propagates in the gaseous medium, then instead of isothermal process, adiabatic process takes place। और adiabatic process में P की जगह हम लोग को मिलता है गामा P। तो अब ये भी देख लें कि वो गामा P कैसे मिलता है। हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस का देखा हुआ है कि PV होल टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां PV इज होल टू द पावर गामा की वैल्यू है Cp अपॉन Cv, ये आप लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में पढ़ रखा है। यहां पे अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा P गामा टाइम्स बाहर आ गया, यहां पे मिलेगा V टू द पावर गामा माइनस 1 डेल्टा V। पहले हम लोग इस P को कांस्टेंट मानते हुए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो गामा बाहर आ गया, V पर एक पावर कम हो गई और dV हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, प्लस अब हम लोग V टू द पावर गामा को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, P का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को यहां पे मिल जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 0 क्यों मिल रहा है? क्योंकि कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वैल्यू हम लोग को 0 देगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं P गामा V टू द पावर गामा इनटू V टू द पावर माइनस 1 डेल्टा V प्लस V टू द पावर गामा डेल्टा P इज इक्वल टू 0। यहां पे V टू द पावर गामा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं P गामा डिवाइडेड बाय V, डिवाइडेड बाय V का मतलब डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P। डेल्टा P को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस डेल्टा P आ जाएगा, तो P गामा या गामा P इज इक्वल टू माइनस V डेल्टा P बाय डेल्टा V, एंड V डेल्टा P बाय डेल्टा V इज व्हाट? बल्क मॉडुलस। किस प्रोसेस में?
इन एडियाबेटिक प्रोसेस में, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोगों को बल्क मॉडुलस मिल रहा है गामा टाइम्स पी। तो अब जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला आफ्टर द लाप्लास करेक्शन, वह मिल रहा है अंडर रूट elasticity coefficient or constant of the gas in adiabatic process, that is gamma p, and density अपने जगह पे है। तो हम लोग को जो एक्चुअल फॉर्मूला मिल रहा है वो है v is equal to अंडर रूट गामा p by d। तो यहां पे आफ्टर द लाप्लास करेक्शन हम लोगों को ये करेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है फॉर द गैसियस मीडियम। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अब हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड एयर का इफेक्ट देखेंगे ओवर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मीडियम के अंदर से जो वेव पास हो रही है वह लॉन्गिट्यूडनल होती है और दो मीडियम के इंटरफेस सरफेस में जो वेव पास होती है वह ट्रांसवर्सल होती है। तो अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर देखेंगे, पहले इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर वी, शॉर्ट में इसकी हेडिंग लिखते हैं। यहां पे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि v ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज गामा टाइम्स p बाय d अंडर रूट। आफ्टर लाप्लास करेक्शन, लाप्लास करेक्शन के बाद ये आया था हम लोगों के पास। यहां पे एक चीज और आप जानते हैं, PV is equal to म्यू आर टी। अगर गैसियस मीडियम है तो गैस का इक्वेशन लगेगा। अगर हम यहाँ म्यू को 1 मान के चलते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे P वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू द मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं m by d इज इक्वल टू RT, where T is absolute temperature, R is gas constant। यहां पे लोगों को मिल जाएगा P by D इज इक्वल टू RT by M। तो P by D जिसकी जरूरत हम लोगों को यहां पे है उसकी वैल्यू मिल रही है RT by M। यहां पे तब वेलोसिटी ऑफ साउंड V इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट गामा अपने जगह पे है, P by D की जगह हम लोग लिख सकते हैं RT by M। तो एक नया फॉर्मूला मिल रहा है ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, जिसमें गामा RT by M है। यहां पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T की वैल्यू होती है 273 प्लस स्मॉल t। फॉर T0, T0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लेते हैं तो 273 प्लस 0 मींस 273। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड निकालेंगे तो v 0 हो गया। यहां पे अंडर रूट गामा r t की जगह मिल जाएगा 273 डिवाइडेड बाय m, सो गामा RT बाय m इतना मिला। फॉर t इज इक्वल टू स्मॉल t, तो v सफिक्स में t, v सफिक्स में t की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी गामा r। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय m। कैपिटल T की वैल्यू T डिग्री ऑफ टेम्परेचर, स्मॉल t डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे हम लोग को मिल जाएगी 273 प्लस t। अब हम लोगों के पास दो इक्वेशंस बन गए, एक v नॉट का और एक vt का। तो यहां पे अगर हम लोग लेते हैं vt by v नॉट, मतलब इस इक्वेशन को v नॉट से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा अंडर रूट गामा r by m 273 प्लस t डिग्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट गामा r by m 273। यहां पे गामा r by m कैंसिल हो गया तो हम लोगों को मिल रहा है यहां पर Vt by V0। Vt एंड V0 सफिक्स में है, ये स्मॉल v है, स्मॉल v से वेलोसिटी ऑफ साउंड या किसी भी वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Vt by V0 हम लोग को मिल गया अंडर रूट 273 प्लस t डिवाइडेड बाय 273।
273। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू वी नॉट को उधर ट्रांसफर कर दिया गया, तो यहाँ पे है 1 प्लस टी अपॉन 273 और ये पूरा का पूरा है अंडर रूट में। इसको डिवाइड करेंगे तो 273 बाई 273 तो 1 टी बाई 273 अंडर रूट में है, अंडर रूट का पावर का मतलब हो गया हाफ, तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी बाई 273 होल टू द पावर 1/2। इतना करने के बाद अब हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहां पे बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, पावर्स अगर n है तो इसका एक्सपेंशन हम लोग को मिलता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लाइक दिस। इसका एक्सपेंशन मिलता है। तो यहां पे हम लोग हायर पावर्स ऑफ x को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 0.2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 0.04 मिलेगा और अगर 0.2 का क्यूब करते हैं तो 0.008 मिलेगा। मतलब अगर बहुत छोटा टर्म है दैट इज t बाई 273, बहुत छोटा टर्म मिलेगा, उस छोटे डेसिमल टर्म को जब हम स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम मान के चलते हैं कि t बाई 273 इज इक्वल टू x एंड n की वैल्यू है 1/2, तो उस केस में हायर पावर ऑफ x दैट इज x स्क्वायर x क्यूब x टू द पावर 3 उसको हम लोग इग्नोर कर दें तो क्या मिलेगा? उससे पहले एक चीज लिखनी पड़ेगी, बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम and leaving higher powers को अगर हम छोड़ दें x स्क्वायर x क्यूब मतलब t डिवाइडेड बाय 273 का स्क्वायर उसका क्यूब अगर हम इग्नोर करें तो हम लोगों को केवल दो टर्म मिलेंगे 1 प्लस nx। तो यहां से हम लोग अगर और प्रोसीड करते हैं तो vt की वैल्यू मिल गई v नॉट अपने जगह पे है, 1 प्लस n की वैल्यू है 1/2 और यहां पे हम लोग के पास है t बाई 273। इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो v t इज इक्वल टू मिलेगा v नॉट प्लस v नॉट का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 546। यहां पे जब हम v नॉट की वैल्यू 330 मीटर पर सेकेंड रख के आगे प्रोसीड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। इसका मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम पर्टिकुलरली एयर के लिए 0.61 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ता है तो यह हो जाएगा 6.1। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस डिग्री सेल्सियस में then the velocity of sound also increases। तो यहां पे जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ साउंड में चेंज मिल रहा है। इसी पे एक आपका एक्सपेरिमेंट भी है जिसको आप लिख सकते हैं v नॉट इज इक्वल टू v t माइनस 0.61 t। उस एक्सपेरिमेंट में था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर पर पता कर लेते हैं। उसके बाद जितना टेम्परेचर होता है उसको 0.61 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। उस समय लैब का जितना भी टेम्परेचर होगा T हम लेंगे 0.61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें V नॉट मिल जाएगा बिकॉज V नॉट इज इक्वल टू VT माइनस दिस मच। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ा दे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैसियस मीडियम पर क्या असर पड़ेगा। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर V था एंड दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर V। लिमिटेड अमाउंट का हमारे पास गैस है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोगों ने किया है, उस केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। फॉर्मूला अब हम लोगों के पास मॉडिफाई होके जो मिल रहा है वो मिल रहा है V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा RT बाई N
ये वैल्यू हम लोगों के पास थी अंडर रूट गामा पी बाई टी। तो यहां पे देखने से ये लग रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, पर इस बात का ध्यान देना है कि एज द प्रेशर ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गैस विल इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा द डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि जब हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे तो उस केस में उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ रही है, प्रेशर घटाने पे डेंसिटी घटेगी। इसका मतलब रेशियो ऑफ P to D will remain constant। अगर P to D का रेशियो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी विल आल्सो कांस्टेंट। तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इसका आंसर क्या है? देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर P over the V। वेलोसिटी ऑफ साउंड पर्टिकुलरली लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए यह कोई असर नहीं डालता है, जबकि फॉर्मूले में देखने से लग रहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है। और एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ रखा था वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि टेम्परेचर और प्रेशर का वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या असर है, वही 4th क्वेश्चन था उसमें। तो ये चीज हो गई। उसके बाद थर्ड है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब सबसे पहले चीज है कि ह्यूमिडिटी है क्या? ह्यूमिडिटी इज द वाटर वेपर कंटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर को हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, न कि वाटर। जो सस्पेंडेड है वह वाटर की वेपर है, वाटर नहीं है। और इस बात का ध्यान देना है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 cc ऑफ वाटर कन्वर्ट हो जाता है 1671 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वेपर। इसका मतलब जब भी वेपर फॉर्म होगी उसकी वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाती है तो डेंसिटी डिनोमिनेटर में है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। 1 cc of water is equal to 1671 cc of vapor। और ह्यूमिडिटी है वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वाटर वेपर कंटेंट का मतलब हुआ कि 1 cc ऑफ वाटर कन्वर्ट होके 1671 cc ऑफ वेपर बना रहा है। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो जाने के कारण वेलोसिटी विल इंक्रीज। सो V in gaseous medium will increase। ये बढ़ जाएगा। शायद ऑब्जर्व किया होगा कि जब बहुत ठंड का समय रहता है, ह्यूमिडिटी उस समय कोहरे के समय बहुत ज्यादा है, तो हमारे साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, वो बहुत दूर तक प्रोपोगेट करती है। वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और बहुत दूर तक जाएगी। तो जिस भी मौसम में ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की ज्यादा होती है उस मौसम में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होती है। तो मन में क्वेश्चन आता होगा कि हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वर्ड क्यों यूज करते हैं? RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH की वैल्यू होती है एक रेशियो के फॉर्म में। It is the ratio of actual water vapor content present in 1 cubic meter of atmosphere at standard temperature pressure। actually जो present है in 1 cubic meter, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर डेप्थ, एक क्यूब 1 मीटर का है, उसमें एक्चुअल जो प्रेजेंट है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और टू द मैक्सिमम वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मैक्सिमम जितना कंटेंट कर सकता है वो डिनोमिनेटर में है, और जो एक्चुअली है वह न्यूमरेटर में है। अगर 80% की ह्यूमिडिटी है
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम अगर 100 है तो एक्चुअल में वाटर वेपर 80 है, मतलब 4/5 वेपर उस समय प्रेजेंट है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में लेते हैं, ये हो जाता है इनटू 100। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, हम लोगों की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं चाहिए और बहुत कम ह्यूमिडिटी भी नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो गई तो हमारी नाक सूखने लगेगी, क्योंकि हमारी नाक, आईज, माउथ वगैरह लुब्रिकेट होने चाहिए, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होना या गीलापन होना बहुत जरूरी है। तो अगर ह्यूमिडिटी 42% से कम हो जाती है तो उस केस में नाक सूखने के कारण हमको प्रॉब्लम आएगी, और अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, तो ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज 60-62% के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद इसमें फोर्थ है इफेक्ट ऑफ विंड। इफेक्ट ऑफ विंड का मतलब ये हुआ कि अगर हम आपकी तरफ कुछ बोल रहे हैं, आई एम थ्रोइंग माई एनर्जी टुवर्ड्स यू, और विंड पीछे से हमारे चल रही है, तो विंड का सपोर्ट हमारे साउंड वेव को मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव विल इंक्रीज। तो अगर वेलोसिटी हमारे साउंड की v है और पीछे से जो विंड आ रही है सेम डायरेक्शन में वो w है, तो उस केस में हमको मिल जाएगा v प्लस w। तो नेट वेलोसिटी हम लोग को मिल जाएगी v नेट, v प्लस w इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। और अगर अपोजिट है, हम कुछ बोल रहे हैं और विंड हमारे अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ फ्लो कर रही है, आपसे हमारे तरफ आ रही है, तो उस केस में हमको मिल जाएगा v माइनस w, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगी और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जा रही है इन अपोजिट डायरेक्शन के केस में। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी बुक। अभी मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए क्या क्या होती है, तो उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। गामा ऑफ मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक यहां पे हम लोगों को मिलता है 1.67 रेशियो है, गामा ऑफ मोनोएटॉमिक इज 1.67। अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है, जैसे हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गामा की वैल्यू रखते हैं 1.67। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ हीलियम होने पर, प्रेशर और डेंसिटी के साथ ये रखने पर जो मैथमेटिकल वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करती है। ये बहुत बड़ी चीज है। और गामा ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हम लोगों को मिलता है 1.40। गामा ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास O2 है, H2 है, क्लोरीन गैस है, Cl2, तो यहां पे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में 1.40। उसके बाद ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो तरीके का सिस्टम होगा, एक होगा ट्राइएटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक केस में लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है। जैसे हम लोग के पास था CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो लीनियर मॉलिक्यूल में गामा हम लोगों को मिल जाएगी 1.33 एंड 1.27 फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो ट्राइएटॉमिक फॉर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर का मतलब हो गया H2O। H2O में आप लोगों को पता है कि 105 डिग्री का बॉन्ड बनता है, तो ये है 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, या 105 डिग्री बन रहा है, ये O है, ये H है, ये H है। तो हाइड्रोजन H2O, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल H2O में हम लोगों को Cp/Cv मिलती है 1.33 और यहां पे मिलती है 1.27। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं Cp/Cv से। ये जो भी कुछ था वह सब कुछ हमारे प्रोग्रेसिव वेव के लिए, जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को वेरी कर रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव वेव है, ये उसके लिए है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, मतलब दो या दो से ज्यादा वेव्स जब एक दूसरे के ऊपर इंपोज करेंगी
तो एक रिजल्टेंट वेव को ही फॉर्म करेंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो प्रोग्रेसिव वेव के साथ साथ स्टेशनरी वेव्स भी प्रोड्यूस करेंगी एक बॉन्डेड रीजन में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और चीजें जानेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे टुडे।